हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, ये भी हमारा रहेगा भूगोल कक्षा 12 के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 4 अप्रैल को, उसके लिए ये अंतिम पेपर है भूगोल का। इससे पहले हमने 8 से 9 जो वीडियोस हैं पेपर जारी किए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के, देख लीजिएगा। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ज्योग्राफी क्लास 12 करके, उसे आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो इवोल्यूशन पेपर हैं उसका भी हमने सॉल्यूशन किया है, चारों इवोल्यूशन पेपर्स का, वो भी आप देख लीजिए। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए खंड करेंगे। इसमें खंड अ, ब, स और द, तीनों चारों खंड हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? नगरों की अलग अलग प्रकार के जो नगर हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सांस्कृतिक नगर कौन सा है। ऑप्शन अ है कैनबरा, ऑप्शन ब है लंदन, ऑप्शन स है मक्का और ऑप्शन द है ओसाका। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, मक्का जो है। ये मक्का जो है ये एक सांस्कृतिक नगर है, एक धार्मिक नगर है मक्का, और बाकी के जो नगर हैं ये सांस्कृतिक नगर नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। रेगुलर शाम को 8 बजे रोजाना लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 12 के लिए इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी पढ़ते हैं। तो आप लोग रेगुलर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन अ मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन ब प्रौद्योगिकी, ऑप्शन स लोगों के अनुभव और ऑप्शन द है मानवीय भाईचारा। तो इसका सही, आप लोग एक काम करिए, जो आपको आते हैं इसमें से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना मिलान करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, और अगर आपके कोई क्वेरीज है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन दूसरा। जो क्वेश्चन दूसरा जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, प्रौद्योगिकी जो है ये लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अ मुख्य श्रमिक, ऑप्शन ब है सीमांत श्रमिक, ऑप्शन स है किसान और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो 183 दिनों से कम जो काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। ऑप्शन ब इसका सही जवाब होगा। और जो व्यक्ति 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। तो 183 दिन से कम, यानी अगर 182 दिन भी हो गया तो वो सीमांत श्रमिक कहलाएगा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? अलग अलग प्रकार की जो कृषि हैं, अलग अलग चीज़ों की, उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो फूलों की कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अ है मिश्रित कृषि, ऑप्शन ब है डेयरी कृषि, ऑप्शन स है पुष्पोत्पादन और ऑप्शन ड है ट्रक फार्मिंग। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, पुष्पोत्पादन जो है इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पुष्पोत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर, ये पुष्पों की खेती है, फूलों की खेती जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अ है 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु वर्ग की जनसंख्या को, ऑप्शन ब है 15 वर्ष से लेकर के 66 वर्ष तक की आयु वर्ग की जनसंख्या को, ऑप्शन स है 15 वर्ष से 64 वर्ष तक की आयु वर्ग की जनसंख्या, और ऑप्शन द है 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ये जो ऑप्शन द है 15 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने वाली संस्था इसमें से कौन सी है? ऑप्शन है ग्रामीण विपणन केंद्र, ऑप्शन ब है थोक व्यापार, ऑप्शन स है फुटकर व्यापार और ऑप्शन द है पर्यटन व्यापार। आंसर भेजते रहिए, अपना अपना आंसर सभी अपने कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए और मिलान करते रहिए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, फुटकर व्यापार जो है इसका सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? ऑप्शन आ है दिल्ली, ऑप्शन ब बीजिंग, ऑप्शन स लंदन और ऑप्शन द है आगरा। तो प्रशासनिक नगर वो कहलाते हैं जहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होते हैं किसी सरकार के, यानी जो राजधानी नगर होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। तो दिल्ली, बीजिंग और लंदन ये चूंकि तीनों ही देशों की राजधानियाँ हैं, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी, लंदन ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी, तो आगरा जो है ये प्रशासनिक नगर नहीं है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी के जो पेपर्स हैं आपके लिए हमने अवेलेबल किए हैं, जो बना करके डाले हैं, और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसी प्रकार के हम पेपर्स, मॉडल पेपर्स इंग्लिश कंपलसरी के, हिंदी कंपलसरी के, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के भी अवेलेबल कराएंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करता है? ऑप्शन अ है 10%, ऑप्शन ब है 68.8%, ऑप्शन स है 28% और ऑप्शन द है 35%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, 68.8% जनसंख्या भारत की जो है वो गाँवों में निवास करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9वां, मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? मानव विकास सूचकांक का मान जो है वो किसके मध्य दर्शाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन अ है 0 से 0.5, ऑप्शन ब है 5 से लेकर 10, ऑप्शन स है 90 से लेकर के 100 और ऑप्शन द है 0 से लेकर के 1। तो ये मानव विकास सूचकांक का मान जो है वो 0 से लेकर के 1 अंक के मध्य दर्शाया जाता है। ठीक है, 0 निम्नतम है, 1 अधिकतम है, तो इसके बीच में है ना, 0 से फिर 0.1, 0.2 इस तरीके से लेकर के अधिकतम 1 तक पहुंचा जा सकता है। अगला है 10वां प्रश्न, निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण है? कौन सा पर्यटन नगर है ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन अ है मसूरी, ऑप्शन ब है अलीगढ़, ऑप्शन स है रुड़की और ऑप्शन द है जालंधर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, मसूरी जो है ये पर्यटन नगर है। आगे बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? है ना, तो गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्में विकसित की गई थी कौन से देश में? ऑप्शन अ है जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ब है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, ऑप्शन स है मैक्सिको तथा फिलीपींस और ऑप्शन द है मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो बताइए फटाफट से आंसर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन स, मैक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता देने वाली किस्में विकसित की गई थी। आइए करते हैं 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरोप के प्रमुख शहरों को ट्यूलिप भेजता है? ट्यूलिप जो पुष्प होता है वो मतलब सर्वाधिक ट्यूलिप कहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं या फिर उत्पादन कहाँ पर होता है ट्यूलिप फूलों का, तो वही देश जो है वो बाकी देशों को, यूरोप के प्रमुख शहरों को भेजेगा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अ जर्मनी, ऑप्शन ब है फ्रांस, ऑप्शन स है नीदरलैंड और ऑप्शन द है इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, नीदरलैंड में सर्वाधिक ट्यूलिप जो है वो उगाए जाते हैं और ये यूरोप के बाकी शहरों को, बाकी देशों को भेजता है। अगला प्रश्न है 13वां, भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं? भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन अ है रॉकी, ऑप्शन ब है एंडीज, ऑप्शन स है हिमालय और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, हिमालय में भूटिया लोग जो है वो भूटिया संबंधित है हिमालय से। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अ है लादांग, ऑप्शन ब झूमिंग, ऑप्शन स वाणिज्यिक कृषि और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो जो झूमिंग कृषि है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो की जाती है, जो स्थानांतरणशील कृषि है उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। और 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में बात हो रही है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन अ है कलपक्कम, ऑप्शन ब नरोरा, ऑप्शन स राणा प्रताप सागर और ऑप्शन द तारापुर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द तारापुर। महाराष्ट्र में भारत का पहला जो है वो ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये हमने किए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और
इसके बाद में अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आइए करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जनसंचार का नवीनतम साधन क्या है? वर्तमान में जनसंचार का नवीनतम साधन क्या है? तो इसका जवाब है कि इंटरनेट जो है ये जनसंचार का नवीनतम साधन है। दूसरा प्रश्न है, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के किससे है? तो किसी भी वस्तु के उत्पादन से है ना। उत्पादन, विनिर्माण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है, उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। तो लौह इस्पात उद्योग है, ये सभी उद्योगों का आधार है। सभी उद्योगों का आधार इसलिए क्योंकि लौह इस्पात उद्योग बाकी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, मतलब मशीनरी आदि के लिए जो है वो लौह इस्पात दूसरे उद्योगों के लिए काम आता है, इसीलिए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में की उपलब्धता घट रही है। तो भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है। सही जवाब रहेगा इसका स्वच्छ जल। और छठा प्रश्न है, ने दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। तो इसका सही जवाब रहेगा कि जो मेट्रो रेल है ना, मेट्रो रेल दिल्ली और कोलकाता में इन्होंने जो है परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का एक गांव है जो संपूर्ण देश में जल संभर विकास परियोजना जो वहाँ पर चलाई गई थी उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ये रालेगण सिद्धि गांव, ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का रालेगण सिद्धि गांव जल संभर विकास का एक अच्छा उदाहरण है संपूर्ण देश में। तो हमने किए अभी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, और अब हम नेक्स्ट करेंगे जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है तो। और साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, वो भी इस वीडियो को पढ़ लें और हमारे बाकी वीडियोस भी पढ़ लें। और कल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, तैयारी करके जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, लिंगानुपात ज्ञात करते हैं 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र है लिंगानुपात इजिकल टू स्त्रियों की संख्या अपन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, तो इस तरीके से पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग देकर के उसे 1000 से गुणा किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम लिखिए। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से देश में है? तो यूरोप महाद्वीप का जो लातविया देश है ना, लेटविया या लातविया कहते हैं, ये विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, किन्हीं दो निर्माण उद्योगों के उदाहरण दीजिए। निर्माण उद्योग पहला है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है इसकी प्रमुख विशेषताएं, रसदार खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। रस वाले जो खट्टे फल हैं उनकी कृषि यहाँ पर व्यापक स्तर पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है? जब इसका उत्तर लिखना आपको कि जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे सामान्यतया चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया जाता है। इस प्रकार हमने किया खंड जो अ है उसको कंप्लीट किया। खंड अ में हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, सारे के सारे हमने देख लिए। और अब हम करेंगे खंड ब। खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो आइए करते हैं शुरू। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खंड ब का पहला और यानी चौथा प्रश्न, भारत की ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखते हैं भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके दो जो प्रकार हैं उसका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर लिखना, पहला तो है
गुच्छित बस्तियां, घरों का एक सहत तथा संकुचित रूप में निर्मित क्षेत्र गुच्छित बस्ती कहलाती है। पास पास में है ना, जो है वो संकुचित रूप में निर्मित बस्तियां। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड तथा राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती हैं। दूसरी होती हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। ऐसी बस्ती किसी परीक्षित यानी एकाकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने के कारण निर्मित होती हैं। गुजरात के मैदान तथा राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां प्रमुखता से मिलती हैं। पांचवा प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे मानव भूगोल के कौन कौन से उप क्षेत्र हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है लिंग भूगोल, पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल, छठा है चिकित्सा भूगोल, सातवां है सैन्य भूगोल, आठवां है संसाधन भूगोल, नेक्स्ट है नौवां कृषि भूगोल, 10वां है औद्योगिक भूगोल, 11वां है विपणन भूगोल, 12वां है पर्यटन भूगोल और 13वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, 14वां है अवकाश का भूगोल और 15वां है निर्वाचन भूगोल। तो इस तरीके से ये मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है छठा, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में से दो की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला तो है जल आपूर्ति। सामान्यतया ग्रामीण बस्तियाँ नदियों, झीलों एवं झरनों आदि के समीप स्थापित होती हैं ताकि वहाँ के निवासियों को पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने और कृषि के कार्य हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं तथा झीलों और नदियों का जल यातायात हेतु भी प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर जल उपलब्ध होगा, झील, नदी, तालाब आदि के किनारे ये बस्तियाँ स्थापित होती हैं। और दूसरा होता है सुरक्षा का कारण। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध एवं पड़ोसी समूहों के उपद्रवी लोगों का आतंक होने की स्थिति में ग्रामीण अपने मकान सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर स्थापित करते हैं। भारत में अधिकांश दुर्ग ऊंचे स्थानों पर अथवा पहाड़ियों की चोटियों पर स्थापित किए गए थे। तो ये सुरक्षा कारण भी जो है ये इन बस्तियों के स्थापना में जो है वो मदद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 7वां। सन 1991 में भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती के लिए निर्धारित मापदंडों को लिखिए। तो 1991 की जनगणना हुई थी, उसमें नगरीय बस्ती के लिए जो कुछ मापदंड बनाए गए थे वो कौन कौन से हैं। आपको लिखना है कि सन 1991 में भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 4 मापदंड रखे गए थे। पहला था सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कार्यरत हो समिति, उसे हम नगर मानेंगे। दूसरा था ऐसी बस्ती जिसमें कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो, उसे भी नगर माना जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी बस्ती जिनमें निवास करने वाले 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे भी हम नगर कहेंगे। और अंतिम है कि ऐसी बस्ती जिसमें जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, वो क्षेत्र नगर कहलाएगा। तो ये थे नगरीय बस्ती होने के लिए जो निर्धारित मापदंड थे 1991 की जनगणना में तय किए गए थे, हमने देखा है। अगला है 8वां, आंतरिक प्रवास क्या है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं की पहचान की गई है। आपको लिखना है कि जो आंतरिक प्रवास है, अंतर्देशीय प्रवास, आंतरिक प्रवास का मतलब होता है यानी एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को होने वाला आवागमन को आंतरिक प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास के लिए 4 धाराओं की पहचान की गई है जो निम्नलिखित हैं। एक है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय प्रवास, तीसरा है नगर से नगर प्रवास और फिर है नगर से ग्रामीण प्रवास। तो इस प्रकार के ये 4 प्रवास माने हैं। अगला है 9वां प्रश्न, कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति का क्या उद्देश्य है। लिखेंगे आप कि भारत सरकार द्वारा 2015 में बनाई गई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति का मुख्य उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना और विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, नगरीय संकुल क्या है, संक्षेप में बताइए। आपको लिखना है उत्तर कि अधिकांश महानगर एवं मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। पहला है एक नगर एवं उसकी संलग्न नगरीय बाह्य वृद्धि, दूसरा है बाह्य वृद्धि के सहित अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर, तीसरा है
एक अथवा अधिक संलग्न नगरों की बाह्य वृद्धि, जैसे पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी, रेलवे कॉलोनियाँ, विश्वविद्यालय परिसर आदि से युक्त संस्पर्शी प्रकार वाले नगरों का निर्माण नगरीय संकुल के रूप में होगा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये 9 प्रकार के नगर भारत में इस प्रकार के हैं। पहला तो है प्रशासनिक नगर, जहाँ पर जो प्रशासनिक कार्यालय स्थापित होते हैं, प्रशासनिक नगर होते हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर, जहाँ पर उद्योगों की स्थापना होती है। खनन नगर, जहाँ पर खनन कार्य किया जाता है। परिवहन नगर, जो कि परिवहन से संबंधित होते हैं। वाणिज्य नगर, जहाँ पर व्यापार वाणिज्य जो है वो होता है। छावनी नगर, जहाँ पर सैनिकों की रहने की व्यवस्था की जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जो किसी धर्म संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में आता है पर्यटन नगर, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। और शैक्षिक नगर, जहाँ पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित होती हैं। तो इस प्रकार के ये 9 नगर जो है वो इस 9 नगरों की श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न है 12वां, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आपको लिखना है उत्तर कि भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी तथा मानवीय श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता केवल भूमि उपयोग हेतु ही आवश्यक नहीं है, वरन देश के ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को कम करने के लिए भी आवश्यक है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि एक तो कृषि भूमि की कमी है और साथ ही साथ मानवीय श्रम की अधिकता है। तो ये जो गहन कृषि नीति है, इसको इसलिए अपनाया है ताकि भूमि का उपयोग जो है वो कम से कम भूमि पर जो है वो अधिकतम खेती की जाए। और दूसरा होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोजगारी है उसको भी कम किया जाए। अगला प्रश्न है 13वां, कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ते दबाव के क्या कारण हैं? तो कृषि भूमि जो है उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण है कि समय बीतने के साथ साथ भूमि पर कृषि का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। भूमि पर कृषि के दबाव के बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट लिखना है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति से कृषि योग्य भूमि आवासीय और परिवहन के कार्यों में प्रयुक्त होती है, जिससे कृषि योग्य भूमि घटती जाती है। तो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं भूमि पर जो है वो भवनों का निर्माण होता जा रहा है और कृषि भूमि कम होती जा रही है। दूसरा पॉइंट है कृषि सेक्टर पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसीलिए भी कृषि भूमि कम होती जा रही है, उस पर भार बढ़ता जा रहा है। प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। और चौथा प्रश्न है भारत में मिलने वाले लेगुनों तथा पश्च जो जल हैं यानी झीलें हैं, पश्च झीलें, उनके महत्व बताइए। लिखेंगे आप उत्तर की पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक भारत की तटरेखा लगभग 7000 किलोमीटर लंबाई रखती है। केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के सागरीय तट बहुत ही तंदुरित यानी कटिफटी हैं। इसी कारण वहाँ बहुत सी लेगुन तथा पश्च झीलें मिलती हैं, समुद्र के किनारे है ना, पूर्वी घाट की तरफ। यद्यपि इन झीलों में खारा जल होता है, लेकिन इसका उपयोग मछली पालन के अलावा चावल की कुछ निश्चित किस्मों तथा नारियल आदि की सिंचाई के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो ये इसका महत्व हो गया पश्च झीलों का। और अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? जो नेशनल हाईवेज होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवेज वे सड़कें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, प्रमुख पत्तनों, रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ते हैं। इन महामार्गों की लंबाई संपूर्ण देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है तथा ये मार्ग सड़क यातायात के 40% भाग को वहन करते हैं। तो इस प्रकार हम इसका महत्व देख सकते हैं कि मात्र लंबाई इनकी 2% है पूरे सड़क जाल की देश में, लेकिन जो यातायात है वो 40% यहाँ से होता है। तो ये हमने देखा भूगोल का ये जो प्रश्न पत्र था आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये हमारा आज का अंतिम था भूगोल का। उसके अलावा 2 लाइव क्लासें रहेगी आज ही, और इसके आगे जो है अब पढ़ेंगे हम हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जिनका एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का, जो स्टूडेंट्स हैं कल जिनका एग्ज़ाम है, उन सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।